हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तर लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता चल रहा है, आज यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी इसका कंप्लीट रिवीजन हम करने जा रहे हैं। जो भी इसके हमें लगे मेन टॉपिक्स हैं जो आपको रिवीजन में करने ही चाहिए, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर आज अपनी क्लास करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर अपनी क्लास की आज की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एलएलपी की, हम बात कर रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं। तो जब भी आप एलएलपी को करें तो सबसे पहले एक बात याद रखना, कंपनी और पार्टनरशिप इन दोनों के फीचर्स को अच्छी तरह कवर कर लेना। एलएलपी बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। कैसे मैं ये वाली बात कह रही हूँ, अब समझो भाई। अगर आप एलएलपी के मीनिंग और कॉन्सेप्ट को देखें तो आपको ये पता चलेगा कहीं ना कहीं कि जो एलएलपी है इट इज़ अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप। की जो एलएलपी है वो कंपनी और पार्टनरशिप का एक मिक्सचर पॉइंट कह सकते हैं आप। भाई आपने देखा होगा, जिस तरह कंपनी होती है, जिस तरह कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड पाई जाती है, कंपनी का एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, उसी तरह से ये वाले फीचर्स भी, ये सारे फीचर्स लिमिटेड लायबिलिटी होना, परपेचुअल सक्सेशन मतलब कौन आ रहा है कोई जा रहा है कोई मतलब नहीं है, हम अपना आइडेंटिटी रखे हुए हैं अभी भी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होना, परपेचुअल सक्सेशन होना। तो ये सारी विशेषताएं, ये सारे फीचर्स आपको एलएलपी में भी देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपको यहाँ कहा कि जो एलएलपी है वो हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एलएलपी है उसे डिफ़ाइन कहाँ करा गया है। तो एलएलपी को एलएलपी ही एक्ट के तहत सेक्शन 2 सब क्लोज एन में डिफ़ाइन करा गया है। परिभाषा रीड करिए। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। देखिए, कोई भी ऐसी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोई भी ऐसी पार्टनरशिप एलएलपी तभी कहलाएगी जब वहाँ पर वो पार्टनरशिप इस एक्ट के तहत मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के तहत बनी है या रजिस्टर्ड करवाई गई है। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप और एलएलपी का एक मेन डिफरेंस भी ये होता है, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाना या ना करवाना पार्टनर्स के लिए ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता है। ये अलग बात है कि वहाँ उन्हें उसके कुछ ना कुछ परिणाम, कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट उन्हें देखने को मिल जाते हैं, पर एलएलपी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है। और आपको पता होगा ये वाला फीचर कंपनी में भी पाया जाता है। कंपनी एक्ट में आपने रीड करा होगा कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है, ठीक वैसे ही एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाना भी ज़रूरी होता है। एलएलपी इट इज़ अ अल्टरनेटिव कॉरपोरेट बिजनेस। बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। मैंने ये वाली बात क्यों कही, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। एक बात याद रखना, जो एलएलपी के पार्टनर्स होते हैं वो एलएलपी के लिए लायबल होते हैं। उन्हें कोई भी आप उनकी लायबिलिटी किसी अदर पार्टनर के एक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। आप अपनी खुद की एलएलपी की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी पाई जाती है। आप ये कह सकते हैं कि एलएलपी इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस विथ लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा था, आप कह सकते हैं कि ये एलएलपी का एक मेन फीचर है कि एलएलपी की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन लोग होंगे जो एलएलपी के पार्टनर बन सकते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉरपोरेट एलएलपी का पार्टनर बन सकता है, पर ये भी जान लीजिए उसके साथ में कि एलएलपी के पार्टनर कौन नहीं हो सकते हैं। कोई भी अनसाउंड माइंड पर्सन एलएलपी का पार्टनर नहीं हो सकता। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अप्लाइड टू बी डिक्लेयर्ड एज अ इंसॉल्वेंट बट एप्लीकेशन इज पेंडिंग, तो ये लोग जो हैं वो उसके एलएलपी के पार्टनर नहीं बन सकते हैं। एलएलपी के अंतर्गत एलएलपी ऑफकोर्सली एग्रीमेंट पर बेस होती है ये, तो एलएलपी एग्रीमेंट इसे कहा जाता है। अभी आगे जब आप इनकॉर्पोरेशन रीड करेंगे एलएलपी का, तो वहाँ पर भी इसकी भूमिका एक तय की गई है।
और एक क्वेश्चन यहाँ पे यह भी बनता है कि एलएलपी एग्रीमेंट के ऊपर कौन से प्रोविज़न लागू होते हैं। तो एलएलपी एग्रीमेंट के ऊपर ऑफकोर्सली एलएलपी एक्ट के प्रोविज़न लागू होते हैं, ना कि पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविज़न लागू होते हैं। एलएलपी में कम से कम मिनिमम कितने पार्टनर होंगे, मिनिमम कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए जो कि एलएलपी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कम से कम 2 पार्टनर तो होने ही चाहिए। पर एक क्वेश्चन एराइज होता है कि कल को अगर किसी टाइम पर जो 2 पार्टनर हैं उसमें से भी संख्या रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है अगर, और वो जो अकेला पार्टनर बचा है वो ही उस पार्टनरशिप को एलएलपी को आगे लेकर जा रहा है, फिर क्या होगा? तब वहाँ पर वो अकेला पार्टनर ही उसके लिए लायबल माना जाएगा और ऐसी कंडीशन में एलएलपी डिसॉल्व भी हो सकती है। पर ये सब चीज़ें कब होंगी, अब ढंग से समझ लो। अगर एलएलपी में 2 से भी कम पार्टनर रह गए हैं और अकेला पार्टनर उसको लेके जा रहा है और कम से कम मोर देन 6 मंथ्स, और ऐसा करते हुए उसे 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, तब ऐसी कंडीशन में वो अकेला पार्टनर ही वहाँ उस संबंध में उसके लिए लायबल माना जाएगा और एलएलपी भी ऐसी कंडीशन में डिसॉल्व की जा सकती है। एलएलपी में एक पार्टनर आता है डेजिग्नेट पार्टनर, और सिंपल समझो एलएलपी के लीगल वर्क, एलएलपी का मैनेजमेंट कौन संभालता है? डेजिग्नेट पार्टनर संभालता है। कौन व्यक्ति होता है डेजिग्नेट पार्टनर, या यूँ कह लीजिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती हैं? अच्छा, एलएलपी में कितने डेजिग्नेट पार्टनर अपॉइंट किए जाएंगे? तो कम से कम एटलीस्ट 2 डेजिग्नेट पार्टनर तो वहाँ पर आएंगे ही आएंगे। और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसकी क्वालिटी कह सकते हैं आप, क्या होनी चाहिए उसमें? वो इंडिविजुअल होना चाहिए। वो दोनों जो डेजिग्नेट पार्टनर हैं वो इंडिविजुअल होने चाहिए, और उनमें से कोई एक जो डेजिग्नेट पार्टनर है उसे रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि उसे प्रेसिडिंग ईयर में कम से कम 182 दिन यहाँ पर निवास करना चाहिए, यहाँ का रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एलएलपी के फीचर्स की, कि एलएलपी के फीचर्स क्या हैं। देखो, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, ये रिवीजन क्लास है, आपका पेपर आने वाले हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं। एलएलपी तो आप कंप्लीटली हम करवा चुके हैं। एलएलपी के अंतर्गत हमने नोट्स भी आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिए हैं हमारे यहाँ पर। आज हम यहाँ पर इसके तहत इसका रिवीजन क्लास करने जा रहे हैं, तो बहुत जितना जल्दी हो सकता है हम रिवीजन में इन सब बातों को करेंगे। तो एलएलपी के फीचर्स क्या हैं? एलएलपी एक बॉडी कॉरपोरेट है, एक परपेचुअल सक्सेशन रखती है, एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रखती है। एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन आप कह सकते हैं। मैंने क्यों कहा एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन है? क्योंकि इसका क्रिएशन बाय लॉ है, इसको लॉ के द्वारा तैयार किया गया है एलएलपी को, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन है। एलएलपी के अगेंस्ट मुकदमा हो सकता है, एलएलपी के द्वारा मुकदमा किया जा सकता है। एलएलपी का एक मेन फीचर ये होता है कि कोई भी पार्टनर अदर पार्टनर के द्वारा किए गए कामों के लिए लायबल नहीं होता है। एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जिस तरह कंपनी होती है ना, कंपनी के पास कॉमन सील होती है, ठीक वैसे ही एलएलपी भी कॉमन सील रख सकती है। ये अब वहाँ पर ऑप्शनल कर दिया गया है। एलएलपी की लायबिलिटी कैसी होती है? एलएलपी की लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, पर अगर मैं बताऊँ पार्टनरशिप के तहत पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पर एलएलपी का यही एक फीचर जो उसको पार्टनरशिप से अलग करता है, ये वाला भी एक फीचर है। क्या? कि एलएलपी की लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। एलएलपी का मैनेजमेंट किसके द्वारा संभाला जाता है? अभी बताया था, एलएलपी का मैनेजमेंट डेजिग्नेट पार्टनर द्वारा संभाला जाता है। एलएलपी में मिनिमम कितने पार्टनर होते हैं? कम से कम 2 पार्टनर तो होने ही चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। और एक बात याद रखना, एलएलपी जो बिजनेस करती है वो फॉर प्रॉफिट के लिए करती है, ना कि चैरिटेबल पर्पस के लिए करती है। आप इसको एडवांटेज के रूप में भी समझ सकते हैं कि एलएलपी के आजकल क्या एडवांटेज मिलते हैं। तो एलएलपी एग्रीमेंट तैयार किया जाता है जिसके ऊपर एलएलपी एक्ट एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। भाई, जो पार्टनर काम कर रहा है वो अपने कामों के लायबल होगा, वो दूसरे पार्टनर्स के कामों के लायबल नहीं माना जाएगा। आसानी से इनकॉर्पोरेट हो जाती है, लायबिलिटी भी लिमिटेड लायबिलिटी होती है और आसानी से डिसॉल्व भी हो सकती है। इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे।
अब हम बात करते हैं एक और मेन टॉपिक की, जिसका नाम है एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन। भाई अब एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करवाना है, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों हम ये वाली बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी हमने सेक्शन 2 के सबसेक्शन एन में रीड करा था एलएलपी की डेफिनेशन को, और वहाँ पर हमें ये बताया गया था कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तहत ऐसी पार्टनरशिप जो इस एक्ट के तहत फॉर्म हुई है और रजिस्टर्ड हुई है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास भेजे जाते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। जिन लोगों ने इस एलएलपी को बनाया है उनके द्वारा अपना नाम उस पर सब्सक्राइब किया जाता है। उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पर उनके द्वारा अपना नाम सब्सक्राइब किया जाता है, और इसी के साथ में यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के साथ में एक स्टेटमेंट भी फाइल किया जाता है। जो भी फीस वगैरह होगी, जो फॉर्मेट वगैरह होगा, उसको अप्लाई किया जाएगा। एक स्टेटमेंट बनाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी रिक्वायरमेंट्स थे वो सभी रिक्वायरमेंट्स यहाँ इस संबंध में फुलफिल कर दिए गए हैं। मतलब जिन्होंने एलपी को बनाया है उनके द्वारा इस प्रकार का स्टेटमेंट बनाया जाता है, उनके इसमें सिग्नेचर होते हैं कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स मांगे गए थे वो सब रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर फुलफिल कर दिए गए हैं। इसी के साथ में अब बात आती है कि जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है उसमें कंटेन क्या होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें बताई जाएंगी। तो वहाँ पर सबसे पहले एलएलपी का नाम बताया जाएगा, एलएलपी के द्वारा जो बिजनेस किया जाता है वो बताया जाएगा, एलएलपी का ऑफिस कहाँ पर है, इनके जितने भी पार्टनर्स वगैरह हैं उनके नाम क्या हैं, उनके एड्रेस क्या हैं, जो डेजिग्नेट पार्टनर है उसका नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। तो इन सब बातों के बारे में उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। अब सबसे बड़ी बात एक यह एराइज होती है कि जब रजिस्ट्रार के पास में वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पहुंच चुका है, जब सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दिए गए हैं, तो जो रजिस्ट्रार है वो इस संबंध में अब क्या करेगा, रजिस्ट्रार यहाँ पर एक सर्टिफिकेट जारी कर देगा इस संबंध में, जिसके ऊपर एलएलपी का नाम लिखा होगा। और जो रजिस्ट्रार के द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया गया होगा उसका बेनिफिट क्या होगा, वो अपने आप में एक सफिशिएंट एविडेंस होगा, एक कॉन्क्लूसिव एविडेंस होगा। वो किस बात का एविडेंस होगा, वो सर्टिफिकेट इस बात का एविडेंस होगा कि रजिस्ट्रार ने यह सर्टिफिकेट तभी जारी किया है जब यहाँ पर सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो चुके हैं। आप एक तरह से इजी फॉर्मेट में भी इसको समझ सकते हैं, ई फॉर्म फर्स्ट, ई फॉर्म सेकंड और ई फॉर्म थर्ड के रूप में भी आप समझ सकते हैं इसे। नंबर 1 ई फॉर्म फर्स्ट जिसे हम कह रहे हैं, तो सबसे पहला नाम, सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ, फर्स्ट स्टेप जिसे आप कह सकते हैं नाम को रिजर्व करवाना, नेम रिजर्व करवाना। और उसके बाद में हम बात करेंगे ई फॉर्म सेकंड की, जिसके अंतर्गत कंटेंट बताए जाते हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे, जिसमें एप्लीकेंट अपना नाम बताता है, रजिस्टर्ड ऑफिस बताता है, एड्रेस बताता है, प्रिंसिपल ऑफिस, उनका बिजनेस वगैरह, वो सब बातें बताई जाती हैं। और एक बात याद रखिएगा आप इस संबंध में कि जब ई फॉर्म फर्स्ट ई फॉर्म सेकंड भर चुका है, जब एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, तो उसके इनकॉर्पोरेशन होने के 30 दिन के भीतर एलएलपी के द्वारा ई फॉर्म थर्ड फाइल किया जाता है। मतलब एलएलपी एग्रीमेंट को बनाकर रजिस्ट्रार के पास में भेजा जाता है। अब सबसे अहम बात एक ये अराइज होती है कि जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक बार एलएलपी रजिस्टर्ड हो चुकी है तो उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि उसके पास ये पावर आ जाती है कि उसके द्वारा या उसके अगेंस्ट किसी पर मुकदमा दाखिल किया जा सकता है, वो प्रॉपर्टी को रख सकती है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, उसके पास अपनी कॉमन सील आ जाती है, वो बहुत सारे यहाँ पर उस संबंध में उसको बेनिफिट प्राप्त हो जाते हैं। एक बात याद रखिएगा हमेशा से ही कि जब एलएलपी जो है, एलएलपी अपने साथ में क्या नाम प्रयोग करेगी, तो जो एलएलपी है वो अपने नाम के साथ में हमेशा एलएलपी को या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का नाम प्रयोग करेगी। पर एक बात याद रखिएगा, जो भी एलएलपी है वो कोई ऐसा नाम नहीं रख सकती जो कि अनडिज़ायरेबल है, आइडेंटिकल है, या फिर बहुत ज़्यादा ही किसी और दूसरे नाम से मिलता जुलता है। आप इसको रेस्ट्रिक्शन कह सकते हैं कि जो एलएलपी है वो अपने नाम के साथ में कोई ऐसा नाम प्रयोग नहीं कर सकती जो कि अनडिज़ायरेबल है, आइडेंटिकल है या बहुत ज़्यादा रेजेंबल है। इस प्रकार का नाम वो यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकती है। इसी के साथ में एक बात याद रखिएगा कि अगर एलएलपी चाहती है तो वो अपने नाम को यहाँ पर रिजर्व करवा सकती है। अब एक बात यहाँ पर ये अराइज होती है कि जब एलएलपी अपने नाम को रिजर्वेशन करवा रही है तो उस टाइम पर भी किसी भी नाम को रिजर्व करवाते समय भी एलएलपी को ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कि वहाँ पर जो भी नाम रिजर्वेशन में रजिस्ट्रार के पास जा रहा है वो नाम
अनडिज़ायरेबल, आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ ये भी याद रखना कि जो भी नाम उसने रिजर्वेशन के लिए दिया है रजिस्ट्रार को, वो नाम जब भी रजिस्ट्रार के पास पहुंचेगा, जब भी रजिस्ट्रार को इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी, तब से 3 महीने के लिए ही रिजर्व किया जाएगा। सेक्शन 17, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। भाई एलएलपी के नाम में अब चेंज करने की बात हो रही है। तो सबसे पहले जब आप सेक्शन 17 को रीड करें तो इन 2-3 लाइनों को पहले रीड कर लीजिएगा, जो आपको शुरुआत में ही मिल जाएंगी। सेक्शन 15 और 16 में किसी बात के होते हुए भी सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ इस संबंध में ये ऑथराइजेशन दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये प्राप्त करती है, ये पाती है कि एलएलपी के द्वारा जो नाम रखा गया है वो किस तरह का है, अनडिज़ायरेबल है, आइडेंटिकल है या फिर बहुत ज़्यादा रिजेंबल है, मतलब यह पाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की एलएलपी के द्वारा सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो भी कॉम्प्लाइंसेस बताए गए थे उनको फुलफिल नहीं करा गया है, तब यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एलएलपी को नाम को बदलने का दिशा निर्देश डायरेक्शन दे सकती हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि वो जो नाम है एलएलपी कितने समय के भीतर बदल लेगी। तो एक बात याद रखिएगा, जनरल स्पीकिंग, जब से उसको डायरेक्शन मिली है एलएलपी को, तब से 3 महीने के भीतर एलएलपी उस नाम में बदलाव कर लेगी, या फिर जितना भी समय उसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा उस टाइम पीरियड में वो यहाँ पर बदलाव नाम में कर लेगी। पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर एलएलपी नाम में परिवर्तन नहीं करती है, मतलब ये कि उसको डायरेक्शन दी गई थी पर वो उस डायरेक्शन को कॉन्ट्रावेट करती है, फुलफिल नहीं करती है, तब क्या होगा? तब यहाँ पर जो एलएलपी होगी उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि 10,000 रुपये से कम का नहीं होगा और जो कि 5 लाख रुपये तक भी जा सकता है। अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, एक सेकंड, यस, अब हम यहाँ पर रिवीजन करने जा रहे हैं कि अगर कोई पार्टनर है एलएलपी में, भाई पार्टनर तो बन गए, अब उसको पार्टनर नहीं बने रहना, उसको अपना पार्टनरशिप इंटरेस्ट उस एलएलपी में से ख़त्म करना है, तो किन तरीक़ों से ऐसा किया जा सकता होगा? अगर पार्टनर्स ने एलएलपी के पार्टनर्स ने अगर पहले से ही कोई एग्रीमेंट कर रखा है तो आपस में उस एग्रीमेंट के माध्यम से वो आपस में अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने कोई एग्रीमेंट ही नहीं कर रखा है कि किस तरह से अलग होना है, तो इसके लिए 30 दिन का एक नोटिस दे दिया जाएगा और वो पार्टनरशिप को छोड़ के वो पार्टनर जा सकता है। कोई पार्टनर मर गया है तो वो तो वैसे भी अलग हो गया, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया जा चुका है, या वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जा चुका है, या फिर उसने अप्लाई करा है इंसॉल्वेंट होने के लिए, तो इन कंडीशन में वो वैसे भी पार्टनरशिप इंटरेस्ट उसका ख़त्म मान लिया जाएगा इसमें। पर एक बात हमेशा याद रखना, ये वाली बात तो आपको पार्टनरशिप का भी एक जनरल रूल था इस संबंध में, अच्छी तरह पता होगी आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि यहाँ पर अब हम जो पार्टनर जा चुका है अब से उसे फॉर्मर पार्टनर बुलाया जाएगा, ठीक है। और एक बात याद रखना कि जो पार्टनर पार्टनरशिप को एलएलपी को छोड़कर जा चुका है उसकी लाइबिलिटी बनती है कि उसकी ड्यूटी बनती है कि वो एक नोटिस देगा रजिस्ट्रार को या फिर थर्ड पार्टी को। अगर यहाँ पर नोटिस प्रोवाइड करवा दिया गया है तो आपकी लाइबिलिटी फ्री हो गए, पर अगर आपने नोटिस प्रोवाइड नहीं करवाया है तो आपकी लाइबिलिटी अभी भी यहाँ पर बरकरार रहेगी। अब एक बात आप इस संबंध में ये भी याद रख लीजिएगा कि क्या राइट मिलते हैं, जो फॉर्मर पार्टनर है, जो पार्टनर जा चुका है उसे क्या राइट मिलेंगे, और अगर कोई पार्टनर मर चुका था या इंसॉल्वेंसी का केस आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या राइट मिलेंगे। तो वो लाइबल होगा, वो राइट रखेगा एंटाइटल टू रिसीव अमाउंट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्मर पार्टनर, शेयर इन द एक्यूमुलेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग एक्यूमुलेशन लॉस। तो वो इन दोनों के लिए यहाँ पर एंटाइटल माना जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन द पार्टनर्स। बहुत आराम से समझिएगा इसे, देखिए हर एक पार्टनर, ये वाली जो ड्यूटी है वो हर एक पार्टनर की ड्यूटी है कि अगर कोई पार्टनर है और वो अपने नाम में या अपने एड्रेस में किसी तरह का कोई चेंज कर रहा है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो इस बारे में एलएलपी को इन्फॉर्म कर दे। जब से उसने ऐसा चेंज किया है तब से 15 दिन के भीतर वो एलएलपी को इस बारे में इन्फॉर्म कर दे। उसी तरह से एलएलपी की भी यह ड्यूटी बनती है कि अगर कोई पार्टनर एलएलपी में शामिल हो रहा है या एलएलपी में से जा रहा है तो एलएलपी की भी यह ड्यूटी बनती है कि एलएलपी
ऐसी बात की जानकारी ऐसा होने के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करवा दे। उसी तरह से एलएलपी की यहाँ पर यह भी ड्यूटी बनती है कि जब कोई पार्टनर अपने नाम में या अपने एड्रेस में चेंज कर चुका है और उसने एलएलपी को इसकी जानकारी दे दी है, तब एलएलपी की भी ड्यूटी बनती है कि वो 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को इस बारे में जानकारी प्रोवाइड करवा दे। और यह जानकारी एलएलपी कैसे प्रोवाइड करवाएगी, तो यहाँ इस संबंध में जो डेजिग्नेट पार्टनर होता है उसके द्वारा इस जो प्रेस्क्राइब फॉर्म बताया गया है उसको अपनाया जाएगा, उस पर सिग्नेचर किए जाएंगे, उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। और इसी के साथ में अगर एलएलपी में कोई न्यू पार्टनर आ रहा है, अगर कोई पार्टनर एलएलपी का पार्टनर बन रहा है, तो वहाँ पर उस न्यू पार्टनर की तरफ से भी एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा जिसमें वो अपनी सहमति दर्शाएगा और यह स्टेटमेंट उस न्यू पार्टनर के द्वारा भी साइन किया जाएगा और ऑथेंटिकेट किया जाएगा। पर एक प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि अगर एलएलपी के ऊपर जो ड्यूटी बताई गई थी, कहाँ बताई गई थी ड्यूटी? सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 क्या था? सेक्शन 25 का सबसेक्शन 2, यानी कि ये ड्यूटीज़, मतलब ये कि एलएलपी में कोई पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है तो आप इस बात की इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को दीजिए। किसी पार्टनर ने अगर अपने नाम वगैरह में चेंज करवाया है, अपने एड्रेस में चेंज करवाया है और उसने इस बात की जानकारी एलएलपी को दे दी है, तो एलएलपी भी इस बात की जानकारी रजिस्ट्रार को दे देगी। पर एलएलपी जो है वो इन बातों को कॉन्ट्रावेट करती है, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में जो एलएलपी होगी, जो डेजिग्नेट पार्टनर होगा, उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा जो कि 2,000 रुपये से कम का नहीं होगा, जो 25,000 रुपये तक भी जा सकता होगा। और एक क्वेश्चन यह अराइज होता है कि अगर अभी हमने रीड किया था कि जो पार्टनर होता है अगर वो अपने नाम में या अपने एड्रेस में किसी तरह का कोई चेंज कर रहा है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो इस बात की जानकारी एलएलपी को दे दे। पर अगर वो पार्टनर ही इस बात की जानकारी एलएलपी को नहीं देता है, तो फिर उस पार्टनर के ऊपर भी फाइन इम्पोज किया जाएगा, जो कि यही वाला होगा, जो कि 2,000 रुपये से कम तक का नहीं होगा, जो कि 25,000 रुपये तक भी जा सकता होगा। अब एक बात, अच्छा जनरल स्पीकिंग आप समझ लीजिए, इसे हमने बना दिया है चार्ट। देखिए, अगर कोई पार्टनर है और वो पार्टनर एलएलपी की पार्टनरशिप को छोड़कर जा चुका है, तो जनरल स्पीकिंग नियम ये कहता है कि इस बारे में नोटिस एलएलपी के द्वारा ही रजिस्ट्रार को दिया जाता है। आप एग्री करेंगे इस बात से स्टूडेंट्स? ठीक है। लेकिन अगर एलएलपी इस तरह का कोई नोटिस रजिस्ट्रार को नहीं देती है, तो यहाँ पर ऐसे में जो पार्टनर जा चुका है उसे रियलाइज़ होता है कि एलएलपी कोई ऐसा नोटिस देने भी नहीं वाली है, तो ऐसे में वो पार्टनर खुद ही यहाँ पर रजिस्ट्रार के पास में जाकर इस तरह का नोटिस दे सकता है कि वो उस एलएलपी से अब जा चुका है। पर यहाँ पर जब पार्टनर की तरफ से उस रजिस्ट्रार को इस बात का नोटिस मिलता है, तो वो सबसे पहले इस बात को एलएलपी से रेटिफाई करेगा, पहले एलएलपी से इस बात को कंफर्म करेगा और इसके लिए वो एलएलपी को 15 दिन का समय देगा। अगर इस 15 दिन के समय के भीतर एलएलपी इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तब यहाँ पर वो रजिस्ट्रार इस बात को नोट कर लेगा कि हाँ, ये व्यक्ति जो नोटिस दिया है वो वहाँ से जा चुका है। अब हम बात करते हैं लायबिलिटी के बारे में। एक्सटेंशन एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स। ठीक है, अब एक बात बताइए, जो एलएलपी है वो लायबल कब मानी जाएगी अपने पार्टनर के द्वारा किए गए किसी काम के लिए? तो एलएलपी अपने पार्टनर द्वारा किसी करे गए काम के लिए तब लायबल मानी जाएगी जब यहाँ पर ये पता चलता है कि उसके पार्टनर ने जो काम किया है वो ऑथोरिटी के तहत किया है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किया है। लेकिन अगर ये पता चलता है कि जो पार्टनर ने एक्ट किया है वो उसने विदाउट ऑथोरिटी करा है, या फिर ये पता चलता है कि थर्ड पार्टी पहले से ही जानती थी कि उसके पास कोई ऑथोरिटी नहीं है, या फिर थर्ड पार्टी जो है वो उसको एज अ पार्टनर डील ही नहीं कर रही है, तो इन कंडीशन में आप एलएलपी की लायबिलिटी एराइज नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी इज सोलली ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी, ये एक मेन फीचर है। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि एलएलपी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रखती है, इसलिए ऐसा कहा। और एलएलपी अपनी लायबिलिटीज़ को कैसे पे करेगी? जो एलएलपी की प्रॉपर्टीज़ होगी उसमें से पे करेगी।
एक्सटेंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। क्या बात कर रहे हैं हम? एक्सटेंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर की बात कर रहे हैं हम। एक बात याद रखिएगा, मात्र इस आधार पर कि कोई पार्टनर एलएलपी का पार्टनर है, आप उसको लायबिलिटी ऐसे ही नहीं एराइज होती है। एल पार्टनर, आप रीड करिएगा अपनी बुक में, सेक्शन 28 क्लियर कह रहा है पार्टनर नॉट पर्सनली लाइबल। एक बात याद रखिएगा, पार्टनर पर्सनली लाइबल कब माना जाएगा लेकिन, तो पार्टनर पर्सनली लाइबल तब माना जाएगा जब उसने जो रॉन्गफुल एक्ट करा है, जो उसने गलती करी है, जो उसने काम अथॉरिटी के बाहर करे हैं, वो उनके लिए पर्सनली लाइबल माना जाएगा। पर इसमें भी एक बात याद रखिएगा, वो किसी दूसरे पार्टनर द्वारा किए गए कामों के लिए लाइबल नहीं माना जाएगा। एक सिद्धांत होता है, एक थ्योरी होती है, डॉक्ट्राइन होता है होल्डिंग आउट, सेक्शन 29। आपको याद होगा, आपने पार्टनरशिप एक्ट के तहत भी होल्डिंग आउट का रूल रीड कर चुके हैं आप, एलएलपी के तहत भी दे रखा है इसमें। कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को चाहे लिखित रूप में या ओरल किसी भी तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है या फिर जानते हुए अपने आप को परमिट करता है एज अ रिप्रेजेंट होने की एलएलपी के पार्टनर के रूप में, कोई भी व्यक्ति जो कि जानते हुए अपने आप को रिप्रेजेंट करता है या वो जानता है कि उसको एलएलपी के पार्टनर के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस बात के लिए परमिट करता है और इस बात पर भरोसा करके जो सामने वाला व्यक्ति, जो थर्ड पार्टी है, वो उस फर्म को कुछ क्रेडिट करता है, तो ऐसे में वो व्यक्ति यहाँ अपने आप, यहाँ पर जिस व्यक्ति ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है एज अ एलएलपी पार्टनर या परमिट किया है, उसके ऊपर लायबिलिटी एराइज मानी जाएगी। और इसी के साथ याद रखिएगा, अगर इस प्रकार का जो क्रेडिट है वो एलएलपी के द्वारा और पार्टनर के द्वारा रिसीव किया गया है, वो दोनों ही यहाँ इस कंडीशन में लायबल माने जाएंगे। एक बात और याद रखना, अगर कोई पार्टनर मर चुका है और उस पार्टनर के मर जाने के बाद भी एलएलपी उसी नाम से बिजनेस को आगे ले जा रही है, उस मरे हुए पार्टनर का नाम प्रयोग कर रही है, तो यहाँ पर जो उस मरे हुए डीकेएस पार्टनर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, एलआर है, जो उस डीकेएस पार्टनर की संपत्ति है, वो एलएलपी के लिए लाइबल, एलएलपी के कामों के लिए उसके मरने के बाद से जो भी एलएलपी ने एक्ट करे होंगे उसके लिए लाइबल नहीं मानी जाएगी। अभी तक तो मैडम आप ये कह रही थी कि एलएलपी के तहत लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पर अब आपने यहाँ लिख रखा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये वाला एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि यहाँ जो एलएलपी है उसकी लाइबिलिटी, उसके पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी कब हो सकती है। तो ये जानने के लिए आपको सेक्शन 30 को रीड करना होगा, जिसके अंतर्गत ये वाली बात बताई गई है। भाई अगर ये पता चलता है कि एलएलपी या उसके पार्टनर के द्वारा जो उसके क्रिएटर्स हैं या कोई भी पर्सन है, उनके साथ में डिफ़ॉल्ट करने के इंटेंशन से कोई एक्ट करा गया है, तो ऐसी कंडीशन में लाइबिलिटी अपने आप ही अनलिमिटेड लाइबिलिटी में परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ पर एक बात याद रखना, एलएलपी अपने डिफेंस में ले बता सकती है, एलएलपी अपने डिफेंस में कह सकती है कि जो भी काम हुआ है वो इस पार्टनर ने किया है, उसकी जानकारी के बिना किया है। अगर ये वाली बात साबित हो जाती है तो एलएलपी यहाँ पर बच सकती है। और एक बात याद रखना कि जो भी पार्टी इस तरह के फ्रॉड वगैरह में इन्वॉल्व होती है, उसको इम्प्रिजनमेंट होगा 2 साल तक का, जुर्माना लगाया जाएगा 50,000 तक का, जो कि 5 लाख तक का भी जा सकता होगा, 5 लाख तक का भी। क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो चलेगी ही चलेगी ऐसे व्यक्ति के ऊपर। इसी के साथ में उसकी वजह से जो लॉस हुआ है थर्ड पार्टी को, जिसके साथ उन्होंने फ्रॉड करा है, उसे कंपनसेट भी करवाया जाएगा। ये एक नाम आपको पता होना चाहिए, विस्टल ब्लोइंग, सेक्शन 31। देखिए एक बात याद रखिएगा, कोई अगर कभी एलएलपी के अंतर्गत वहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है अगर, तो जो अथॉरिटी है, अगर कोई व्यक्ति एलएलपी के तहत ही अगर कोई व्यक्ति वगैरह, उसका कोई जानकार, उसका कोई एम्प्लॉय वगैरह उस अथॉरिटी को इस बारे में कोई जानकारी बताते हैं जो उनकी मदद कर सकती है इन्वेस्टिगेशन वगैरह में, तो ऐसे में यहाँ पर कोर्ट के पास, ट्रिब्यूनल के पास ये अथॉरिटी होती है कि अगर वो चाहें तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो पेनल्टी लग रही होती है उसे वो कम भी कर सकती हैं, माफ़ भी कर सकती हैं,
और एक बात याद रखना कि वो व्यक्ति एलएलपी के अगेंस्ट कोई जानकारी दे रहा है, कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इस आधार पर उस व्यक्ति को उसकी नौकरी से ना तो डिस्चार्ज किया जाएगा, ना डिमोटेट किया जाएगा, ना सस्पेंड किया जाएगा, ना उसको हैरेस किया जाएगा, उसके संग कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और उसके संग किसी प्रकार की धमकी वगैरह भी उसे इस आधार पर नहीं दी जाएगी कि उसने अथॉरिटी को कोई जानकारी प्रोवाइड करवाई है उसने। अब हम अपने लास्ट पॉइंट पर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं एलएलपी के वाइंडिंग अप की और डिसोल्यूशन की। तो अगर एलएलपी के वाइंडिंग अप की बात हम करें तो या तो जो पार्टनर्स हैं आपस में स्वेच्छापूर्वक उसे ख़त्म कर सकते हैं या फिर बाय ट्रिब्यूनल भी वो उसे ख़त्म कर सकते हैं। अब एक बात आती है ट्रिब्यूनल के माध्यम से एलएलपी का वाइंडिंग अप कैसे किया जा सकता है, सेक्शन 64 में बताया है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, जब भी इसे करो पार्टनरशिप एक्ट के तहत भी एक क्वेश्चन बनेगा रिवीजन में, मैं जल्दी उसकी भी कंप्लीट रिवीजन क्लास अब लेकर आऊँगी। अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं इसलिए उसकी भी एक रिवीजन क्लास कंप्लीट एक ही वीडियो क्लास बनाएंगे उसकी। हम यही सोच रहे हैं अब हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की और पार्टनरशिप एक्ट की हम कंप्लीट एक रिवीजन क्लास बना दें ताकि आपको रिवीजन में बहुत बेनिफिशियल होंगी वो, ठीक है। और आप हमें कमेंट में भी बताइए कि आपके लिए क्लासेस कितनी बेनिफिशियल रह रही हैं। हाँ, अब एक बात याद रखना, पार्टनरशिप एक्ट के तहत भी एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा जा सकता है इसमें कि पार्टनरशिप को कोर्ट के माध्यम से किन आधारों पर डिसॉल्व किया जा सकता है। याद आ गया सेक्शन कौन सा था, आपको याद आ जाना चाहिए अब तक वो वाला सेक्शन, मुझे बताइएगा कौन से सेक्शन की बात कर रही हूँ मैं। अब हम बात कर रहे हैं एलएलपी एक्ट के अंतर्गत ट्रिब्यूनल के द्वारा किन कंडीशन पर, किन सरकमस्टांसेस में एलएलपी ख़त्म की जा सकती है, एलएलपी को डिसॉल्व किया जा सकता है। अगर एलएलपी ने खुद ही डिसाइड कर लिया है तो वो ट्रिब्यूनल से रिक्वेस्ट कर सकती हैं। अगर एलएलपी में कम से कम मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, पर अगर 2 से कम पार्टनर रह गए हैं और जो अकेला पार्टनर बचा है 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, वही पार्टनरशिप को लेकर आगे तक जा रहा है, एलएलपी डिसॉल्व करवा ली जाएगी। एलएलपी अपने जितने भी डेब्ट्स हैं उनको पे करने में अनेबल हो चुकी है। एलएलपी ऐसा कोई काम कर रही है जो भारत की एकता अखंडता के खिलाफ है, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, तो एलएलपी को डिसॉल्व करना ही सही रहेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि जो एलएलपी है डिफ़ॉल्ट विथ रजिस्ट्रार स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, देख लो ढंग से रीड कर लो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न फॉर एनी 5, देख लो ये क्या लिख रहा है, लगातार 5 फाइनेंशियल ईयर से उस एलएलपी ने अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न फाइल ही नहीं करा है रजिस्ट्रार के पास में, एलएलपी डिसॉल्व बनती है। या फिर इसके अलावा जो कारण बताए गए हैं, जो सरकमस्टांस बताए गए हैं, इसके अलावा भी अगर ट्रिब्यूनल को लगता है, ट्रिब्यूनल की राय है कि नहीं भाई इसके अलावा भी कुछ और जस्ट एंड इक्विटेबल रीज़न हो सकते हैं, तो वो इस आधार पर भी एलएलपी को डिसॉल्व करने का आदेश दे सकती हैं। तो इसी के साथ अपनी यहाँ रिवीजन क्लास मैं कंप्लीट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। और जल्दी ही अब हम यहाँ पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट की भी रिवीजन क्लासेस जल्दी एक ही वीडियो क्लासेस में, एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का वीडियो क्लास कंप्लीट रिवीजन क्लास का और एक पार्टनरशिप एक्ट का रिवीजन क्लास का वीडियो क्लास हम जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे। और बताइएगा कि ये रिवीजन क्लास आपको कैसी लगी, हमें बताइएगा ज़रूर आप, ठीक है। तो चलिए फिर अपनी क्लास यहीं इसी के साथ अब हम कंप्लीट करते हैं।